प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोग को एक ऐसा हैरान कर देने वाला कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी एक ऐसा बादशाह के है जिसने अपनी हाफिज कुरान लड़की की शादी एक लंगड़े और अंधे फ़कीर के साथ कर दी। फिर उसकी फ़कीर ने उस खूबसूरत हाफिज कुरान लड़की के साथ जो किया, मगर दोस्तों बादशाह के आखिर अपनी इतनी खूबसूरत सी हाफिज कुरान बेटी को ऐसा भयानक सज़ा क्यों दी। इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा ताकि पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है। मुल्क में हिंदू में एक गांव था। खूबसूरत सी गांव में एक बहुत शान और शौकत वाला बादशाह अपनी नेक बीबी के साथ रहता था। बादशाह की पूरे इलाके में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन थी। इलाके के हर किसान उस बादशाह की ज़मीन पर काश्तकारी किया करता था। बादशाह की बीबी बहुत ही ज़्यादा नेक, रहमदिल और पहरेदार औरत थी। बादशाह की बीवी अपने से नौकर के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया करती थी। वह अपने घर के नौकर को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे। बादशाह की बीवी को किसी को भी हाकर नहीं समझती थी, बल्कि सबको एक जैसा समझती थी, चाहे वह आदमी हो या नौकर हो। क्योंकि ना हो, सबके साथ प्यार से पेश आती थी। बादशाह का महल में एक बूढ़ी मुलाजिम यानी बूढ़ी नौकरानी थी जो कि काफ़ी उम्र की हो चुकी थी। उसे से सारी उम्र बादशाह ने महल में मुलाजमा की थी। बादशाह के महल में हर छोटे बड़े अफसाद नौकर उसके उसके अम्मा शहर बानून के नाम से बुलाते थे। बादशाह की बीवी ने कभी भी साहरबान को घर में मुलाजिम यानी नौकरानी नहीं समझता था। बादशाह की बीवी साहरबान को हमेशा अपनी घर की बड़ी अफराद समझती थी। बादशाह साहरबान के साथ अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। एक दिन बादशाह ने साहरबान से कहा कि अम्मा साहरबान, मेरे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होने वाला है, मैं उसका हाफिज कुरान ज़रूर बनाऊंगा। यह मेरे दिल की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाऊं। फिर इस तरह तेज़ी से वक्त गुजरता गया। पूरे गांव में बहुत ही खुशहाली थी। हर कोई बादशाह सलामत और उनकी नेक बीवी को दिल के दुआ दे रहा था। बादशाह और उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। अब बादशाह की बीवी का प्रेग्नेंट हुई 7 महीने हो चुके थे। अब सिर्फ बादशाह और पूरे इलाके में लोगों ने बादशाह सलामत की अपने वाली औलाद को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंतजार में ऐसा ही उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी से बहस हो रही थी। फिर 2 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि बादशाह की ज़िंदगी में अंधेरा सा छा गया। बादशाह की बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उसने उस खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, मगर बादशाह की बीवी खुद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन वह खुद तो इस दुनिया को चली गई, मगर बादशाह की बीवी की मौत के बाद को सदमे में डाल दिया था। बादशाह की बीवी की मौत खबर गांव में साथ साथ आसपास के हर इलाके में फैल चुकी थी। सभी के दिलों में इस बात का बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा, मगर बादशाह के दिल में यह बात बैठ गई थी कि बेटी पैदा होते ही मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। अगर यह पैदा ना होती तो आज मेरी बीवी मेरे आंखों के सामने होती। मेरी बेटी पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। बादशाह अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत करता था। उसने अपनी बीवी का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बादशाह अपनी बीवी के गम में पागल होता जा रहा था। बादशाह पहले दिन से अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। वह दिल ही दिल अपने बेटी के नफरत करने लगा था। वह हमेशा अपनी बेटी को देखते ही एक ही जुल्म काता था। लोगों के घरों में बेटी पैदा होती है रहमत बनकर और आती है, और मेरे घर में रहमत नहीं जहन्नम पैदा हुई है। यह महसूस में करम जली है। बादशाह की बीवी के इंतकाल के बाद बादशाह बच्ची शहरबानू के हवाले कर दी गई थी ताकि उसकी परवरिश हो सके। बादशाह की बीवी के इंतकाल के गम में उस मासूम सी बच्ची का नाम भी किसी ने नहीं रखा था।
रहन बानू प्यार से उसको गुड़िया रानी कहकर बुला रही थी। बादशाह के समाल सलामत के लोगों के बहुत ही समझाया कि जो होता है वह सब कुछ शायद आपके और अपनी बीबी का बस यही तक साथ था। बादशाह सलामत फिर अपनी बेटी से नफरत करते हैं। महल में वजीर के नौकर के थे और इलाके के काबिल लोगों के बादशाह को काफ़ी तसल्ली दी। अपने आप ज़्यादा टेंशन ना ले, मगर उस वक्त बादशाह मन ही समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को उसकी बीवी की मौत की वजह बताया था। बस अब बादशाह सलामत अपनी बेटी से इस कदर नफरत करने लगा था कि जब भी शहनबान उसकी बेटी को सामने लाती तो वह मुंह फेर कर वहां से चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह गहरे सदमे में पहुंचता जा रहा था। बादशाह को अब उसका अपनी महल सल्तनत जमीन जायदाद पर कोई ध्यान नहीं था। ना ही वह किसी नौकर पर तवज्जो दे रहा था और ना ही वह अपने बादशाही को देख रहा था। जितने भी बादशाह के साथ उसका लेन देन था यह सब कुछ भूल बैठा था। बादशाह की इस हालत को देखकर सब लोग ने फिक्र होने लगी। नौकरानी शहरबान को बादशाह की इस हालत पर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। शहरबान ने बादशाह सलामत को बहुत ही ज़्यादा समझाया कि बादशाह सलामत, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो इस बड़ी जिम्मेदारी को क्या होगा। अगर आसपास के इलाके में लोगों को अपनी इस हालात का पता चलेगा तो लोग ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे अपनी ज़मीन और अपनी जायदाद के ऊपर कब्जा करने के लिए, और का अपनी वह शाही दरबार पर महल का सब कुछ खराब हो जाएगा और अपनी तरक्की भी रुक जाएगी। मुलाजिम साहबा की बातें बादशाह सलामत को जहन में उतर रही थी, मगर वह अपनी बीवी के यादों को निकाल नहीं पा रहा था। बादशाह सलामत की वह बेटी रो रही थी, मगर बादशाह सलामत अपनी बेटी को एक नज़र भी नहीं देख रहा था। शहर बानू गुड़िया रानी की बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी, मगर दोस्तों बादशाह तो अपनी बेटी को मनहूस जहन्नम और कर्ज जालिम कहता था, इसलिए उसका नाम कर्ज जालिम पड़ चुका था। इसके इलाके के आसपास के लोग बादशाह सलामत की यह हालत देखकर बादशाह सलामत के अगर आप ऐसा ही रहे तो फिर यह सब कुछ कैसा चलेगा। फिर लोगों ने बादशाह सलामत को दूसरी शादी का मशवरा दिया, क्योंकि बादशाह सलामत का गम भुलाने के लिए यह करना ज़रूरी था। वैसे भी बच्ची को माँ भी ज़रूरत थी। हालांकि में शहरबान बच्ची परवरिश कर रही थी, मगर माँ तो माँ होती है। आखिर कब तक बूढ़ी शहर बानो इस बच्ची की देखभाल करेगी। इलाके के लोगों ने और मोहल्ले वाले ने आसपास के लोगों की बातें सुनकर आखिर में बादशाह सलामत ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। फिर ऐसा ही एक दिन और खूबसूरत लड़की देखकर बादशाह सलामत ने शादी कर ली। मगर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब उस गुड़िया रानी के उसका सगा बाप भी प्यार नहीं करता था तो उसकी सौतेली माँ उससे कैसे प्यार कर सकती है। सौतेली माँ ने तो कभी भी गुड़िया को अपनी गोद में नहीं उठाया था, संभाला तो बहुत ही दूर के बात है। वह सारा दिन बूढ़ी शहर बानू के पास ही रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता सौतेली माँ भी उस गुड़िया रानी से बहुत ही नफरत करने लगी। वह 1 साल की हो गई थी, मगर बादशाह सलामत ने फिर भी अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं किया था। हालांकि में 1 साल की बच्ची अपने अपने तोतली आवाज़ से इतनी प्यारी बातें करती करती फिर भी उसका दिल कभी नहीं पिघलता था। वह जब भी अपनी बेटी को देखता तो उसके अपनी पहली बीवी की मौत याद आ जाती, और इस बात का फ़ायदा उसकी सौतेली माँ भी उठा रही थी। वक्त के साथ साथ फिर उसकी सौतेली माँ भी एक बेटी को जन्म दे दिया, और उसकी दूसरी बिल्कुल ठीक उसी सही सलामत की बादशाह सलामत वाली अपनी बीवी को देखकर बहुत ही खुश हुआ। अपनी बेटी को बहुत ही खुश नसीब समझने लगा, इसलिए उसने बेटी का नाम खुशी रख दिया। और फिर उसके अपने पूरे गांव के इलाके में सारी मिठाइयाँ तकरीम भी। यह सब देखकर शहरबान यानी बादशाह की बूढ़ी नौकर को बहुत ही गुस्सा आया। शहरबान यही सोच रही थी कि पहली वाली बीवी के बेटी को देखना भी गवाह नहीं किया, और इस बेटी के पैदा ही खुशी में मिठाई बांट जा रही है। फिर इस तरह खुशी और गुड़िया रानी दोनों साथ साथ पलने लगी थी। बादशाह सलामत और उसकी बीवी अपनी छोटी बेटी से बहुत ही
प्यार करते थे। वह दोनों उसके लाड़ प्यार देख के और उसकी हर जिद के पूरी किया करते थे। यह दोनों मियाँ भी अपनी खुशी बेटी के लिए आल किसकी तालीम दिया रहते थे, मगर गुड़िया रानी को कभी किसी को तालीम के बारे में कोई बात नहीं करनी थी। शान बान गुड़िया रानी को गांव में मदरसे में कुरान पाक की तालीम दिलवा रही थी। गुड़िया बहुत ही नेक और सुलझी हुई लड़की थी और सबसे बड़े को सब्र करने वाली। फिर इस तरफ से तेजी से वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते दो बहनें जवान हो गई। उन दोनों की उम्र कोई खास फर्क नहीं था, दोनों देखते में एक ही उम्र के लगती थी और दोनों तरबियत और तालीम में बहुत ही फर्क था। गुड़िया रानी अपने माँ बाप की तरह बहुत ही हसीने जलीम भी देखने में थी, किसी परिस्थिति की परी लगी रही थी। गुड़िया बचपन से ही खुशी से उतारे हुए पुराने कपड़े पहनकर जवान हुई थी। वह पुराने कपड़े में भी मलिका लगती थी। गुड़िया रानी में सबसे से बड़ी खूबी यह थी कि वह हाफिज कुरान बन चुकी थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली पर्देदार और पहरेदार तवज्जुम गुजरी लड़की भी बादशाह के सलामत देख ली। फिर यह लड़की तो देखने में हूबहू अपनी माँ पर गई तो उसका गुस्सा और वह 7वें आसमान पर पहुँच जाए, उसको देखते ही अपने गम फिर ताज़ा लगता था। मगर दोस्तों, जब एक बाप अपनी बेटी को एक आँख से नहीं देख पाता तो सौतेली माँ उसको कैसे घर में बर्दाश्त कर सकती है। एक दिन वह अपने शौहर से कहने लगी, बादशाह सलामत, हमारी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हों, चाहती हूँ कि हम इस दोनों को शादी कर दे। गुड़िया को अपनी माँ की तरह नेक और सब्र करने वाली थी और उसकी खुशी बेटी तो भी अपनी माँ की तरह मगरूम घमंडी जिद्दी करने वाली थी। वह सारा दिन नौकर को चिल्लाया करती थी। शहर बानू को तो वह एक फकीर समझती थी। वह अपने आप के बहुत ही गुरूर करती थी। उसको बहुत ही घमंड था क्योंकि उसके पास माँ और बाप दोनों मौजूद थे, उसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन बेचारी गुड़िया बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। वह सब्र करने वाली थी। उसका बाप उसके डांटता, उसकी सौतेली माँ उसको बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती और उसकी बहन भी उससे बिल्कुल भी अच्छी से नहीं समझती। वह इस सब की बातें खामोशी के साथ सुन कर सब्र कर लिया करती थी। और कभी कभी जब उसके माँ बाप के प्यार भी कभी महसूस होता तो शहर बानू के गोद में सर रख कर खूब रोती। आसपास के लोग और घर के लोग सभी गुड़िया को बहुत ही अच्छा समझते थे, मगर खुशी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी क्योंकि वह हर एक के साथ बदसलूक से पेश आती थी। वह हमेशा ही नौकर को बिना वजह से डांटा करती थी। फिर भी बादशाह अपनी बेटी को देखकर खुश होता था, अपनी कर्म जालिम बेटी को देखकर रास्ता बदल देता था। वह बेचारी हर वक्त अपने बाप के प्यार को तसरीफ रहती थी। बादशाह सलाबत के शहर बानू के साथ साथ महल में नौकरों को हुक्म दे रहा था कि जब भी मैं दरबार में दाखिल हूँ तो मेरी कर्म जालिम बेटी मेरे सामने कभी ना आना चाहिए। इसलिए शहर बानो ज़्यादा वक्त गुड़िया रानी को कमरे में ही अपने पास रखती थी। बादशाह जल्दी अपने अपने कर्म आज जली बेटी की शादी करना चाहता था ताकि उस कर्म जली उसकी जान छूट सके। बादशाह की बीवी अपने शौहर से कहने लगी, बादशाह सलामत, अब हमें दोनों बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। बादशाह कहने लगे, हाँ तुम ठीक कहती हो, हम इनकी शादियां कर देते हैं ताकि इस कर्मजली का साया हमारे घर से ख़त्म हो सके। बादशाह पता नहीं अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करता था। अगर उसकी माँ इतनी नफरत करते तो कुछ समझ में आता क्योंकि उसकी माँ तो फिर भी सौतेली माँ थी, मगर बादशाह सलामत घर के सारे काम नौकर से होने के बावजूद उस कम जलीम करवाती थी। चाहती थी कि उसकी कर्मजली बेटी हमेशा दुख रहे, उसको कोई सुख नसीब ना हो। इसलिए बादशाह की बीबी बादशाह से कहने लगी, क्योंकि ना हम पहले इस करंजली की शादी कर देते हैं, इसकी साया हमारी बेटी के साथ पड़े तो हम अपनी बेटी की शादी बाद में धूमधाम से करेंगे ताकि मेरी बेटी भी
खुश नसीब को किसी नज़र ना लगे। इस तरह उस कर्मजली की साया मेरी बेटी की शादी पर नहीं पड़ेगी। और जैसे ही यह कर्मजली खुद ऐसे ही कोई इस जैसा महसूस होना चाहिए। तो फिर उसकी सौतेली माँ कहने लगी, बादशाह सलामत अपनी बेटी कर्मजली के लिए कोई अंधा लड़का इसको ढूंढ लेते हैं। अगर इसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का तलाश किए तो यह कर्मजली उसके घर को भी खा जाएगी और आपको साया उस लड़के पर डालकर उसको भी बर्बाद देगी। इसलिए आप मेरी बात मानिए तो किसी अंधे लड़के से तलाश करें। अच्छे भले शख्स की ज़िंदगी बर्बाद न कीजिए। आप तो जानते हैं कि जिस घर में भी जाएगी अपनी माँ की तरह उस घर का भी बेड़ा मगर कर देगी। यह पर उसके पैदा होते ही अपनी माँ को खाया तो जब यह अगले घर में कदम रखेगी तो पता नहीं किस किस को खाएगी। फिर उस वजह से हम लोगों को उसके ससुराल के पता नहीं क्यों क्या क्या सुनने को मिलेगा। बादशाह सलामत बीबी की बातें सुनकर कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर बादशाह सलामत अपने बड़े नौकर को बारिज में बुलाया फिर कि मेरी कर्मजली बेटी के लिए कोई अंधा लड़का तलाश करो जिस लड़की का कोई खानदान ना हो और वह बिल्कुल लापरवाह हो। वह नौकर और वजी अपने बादशाह सलामत की बातें सुनकर ऐसा ही लड़के की तलाश में निकल पड़ा। वह नौकर दो आदमी थे और दोनों ही दूसरे इलाके में जाकर ऐसे लड़के के तलाश करने लगे। उन्होंने लोगों से भी ऐसा लड़के के बारे में पूछा मगर उसको ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला। फिर वह चलते चलते दूसरे गांव में चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया फकीर फटे पुराने कपड़े पहने अपनी अंधे बेटे के साथ बैठी हुई है। अपने आगे एक कटोरा रखा हुआ है और घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी के बादशाह के नौकर ने उस बुढ़िया को देखा कर खुश हुआ और उसके पास जाकर कहने लगा, अम्मा तुम्हारे बेटे के लिए हम रिश्ते लेकर आए हैं। तो वह फकीर बुढ़िया उससे कहने लगी कि बेटा क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? पहले ही हम माँ बेटे दिन भर के भूखे हैं। हम सुबह से किसी भी भीख में 1 रुपया नहीं दिया है। ऊपर से तुम दोनों मुँह फकीर का क्या मजाक बना रहे हो भला? मेरे अंधे बेटे की कौन शादी करेगा? बादशाह का एक नौकर कहने लगा कि अम्मा हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हम पास वाले इलाके के बादशाह के नौकर हैं और बादशाह सलामत की बड़ी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेकर आए हैं। फकीर बुढ़िया को पहले जोर जोर से हंसने लगी। आप हमसे मजाक ना करें। नौकर की काफ़ी देर तक इशारा करने के बाद फकीर बुढ़िया मान गई और अपने बेटे को देखकर खुश खुश हुई। उसने कहने लगी, ठीक है, अगर आप लोग मेरे बेटे का रिश्ता आए तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि वह फकीर बुढ़िया यह सोच रही थी कि चलो मेरे बेटी की शादी भी हो जाए। वैसे भी मुझे जैसे फ़कीर का रिश्ता एक अमीर ख़ानदान के साथ जुड़ जाएगा। वह दोनों नौकर खुश होकर बादशाह सलामत के पास गए। उनको जाकर सारी बात बताई। लड़के की अपने तलाश थी बिल्कुल वैसे ही लड़का हमें दूसरे गांव से मिल गया और हम लोग अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय करने आ चुके थे। यह सुनकर अपनी सौतेली माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, चलो अब ठीक है, इस कर्मजली के लिए हम ऐसा रिश्ते की तलाश में थी, आज भी वह ख़त्म हो गई। फिर बादशाह सलामत चंद दिनों में अपनी बेटी का निकाह उसके अंधे फ़कीर से करने का फैसला किया। निकाह वाले दिन फ़कीर बुढ़िया अपने बेटे के साथ पकड़कर बादशाह सलामत के घर ले आई। इस दोनों माँ बेटे फटे और पुराने कपड़े में पहने हुई थे। शहरबान की गुड़िया रानी अपनी हैसियत के मुताबिक इस दूल्हे बनाया हुआ दूल्हा के रूप में बिल्कुल परवरिश जैसा लग रहा था। फिर फ़कीर बुढ़िया अपने बहू को देखकर हैरान रह गई कि यह बहुत ही खूबसूरत साजनबाज की तरह मैं है। तो सोचा रही थी बादशाह सलामत की बेटी काली होगी या फिर नालायक होगी, तभी तो हम जैसे लोगों को रिश्ता कर रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने मेरे अंधे बेटे के निकाह करने का फैसला किया। मगर उस लड़की में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसकी सौतेली माँ उस दोनों माँ बेटे के रात का बचा हुआ खाना खिलाया और बादशाह सलामत ने उस दोनों को सादगी निकाह किया और इतना बड़ा
बादशाह होने के बावजूद अपनी बेटी के दहेज में नाम पर एक कपड़ा तक ना दिया। फिर वह बुढ़िया अपने बेटे के हाथ पकड़कर अपनी बहू के साथ ले गई। गांव में एक टूटे फूटे झोपड़ी में दाखिल होगी। गुड़िया रानी झोपड़ी को देखकर हैरान हुई, क्योंकि वो अपने बाप के घर में अपनी बहन की तरह बहुत ही बड़े कमरे में नहीं रहती थी, मगर शहर बानों के साथ एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा बिस्तर था। सोती थी वह दिल दिल ही अपने बाप के बारे में सोच रही थी, आखिर मेरे बाप मुझसे बदला ले ही मिली, या मेरे निकाह के अंधे शख्स को करवा कर टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया। कोई भी बाप अपने औलाद को किस तरह नाराज क्यों ना हो जाए, मगर इस कदर जुल्म कोई ना करता जिस तरह जालिम बाप मेरे साथ जुल्म किया। मगर उस पर भी गुड़िया रानी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। उस झोपड़ी में सोने के लिए तो दूर की बात है, बैठने के लिए कोई ढंग की चीज़ नहीं थी। एक टूटा हुआ मेज पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सिर्फ दो आदमी बैठ सकते थे, और सोने के लिए सूखी घास का बिस्तर बनाया हुआ था, और उसके ऊपर एक फटा हुआ कपड़ा बिछाया हुआ था। वह उस झोपड़ी में आकर उससे वजू की और नमाज पढ़ने के लगी। नमाज पढ़ने के बाद वह हाथ उठाकर दुआ करने लगी कि अल्लाह, जिस के साथ मेरा निकाह हुआ वह आंखों के अंधा है, चाहे मुझे कैसा भी मिल जाता, मगर मेरी जीवन साथी तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए। हम दोनों मिलकर मेहनत करते और घर बना लेते, मगर मेरे शौहर को खुद किसी का मोहताज है। फिर आखिर में वह कहने लगी, चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं अपने शौहर का कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी ढूंढा तो इसके सर आंखों पर रखी हुई। फिर उसके आंखों में आंसू साफ गिरे। जाकर अपने सास के कहने लगी, अम्मा, अगर आपके घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दो, आपके लिए खाना बना देती हूँ। मगर दोस्तों, या माम बेटा दोनों सारा दिन भीख मांगते थे। इस भीख से तो उसका जो भी रुपए मिलता था अपने इसी तरह गुजारा कर लिया करती थी, या फिर कुछ लोग इसके बेचा हुआ खाना देते। वह दोनों माँ बेटे ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। बादशाह तो अपनी बेटी को हमेशा करमजली के नाम से पुकारता था। बादशाह ने असल बादशाह नहीं था। बादशाह बहुत ही खूब किस्मत थी। वह हाजी कुरान लड़की की थी और सबसे बढ़कर बात करती थी। अपने ससुराल में आकर उन्हें फकीर बुढ़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ऐसे ही वह जिंदगी के दिन गुजर रही थी। वह हर घर में खाना बनाती, सबसे पहले अपने सास और सौहर को देती। जो उसे बचा जाता वह खाना खा लेती, अगर ना बचता तो वह पानी पीकर गुजारा कर लेती किया करती थी, और अपने शौहर की बहुत ही खिदमत करती थी। उसने कभी किसी को कोई शिकवा नहीं की थी। मैं फ़कीर बुढ़िया के साथ कैसे रही हूँ। वह बड़ी मोहब्बत के साथ यह रहती थी। उसके सास की उसी नेक और अच्छी आदत से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसका शौहर अंधा जरूर था, मगर वह बहुत ही नेक और बहुत ही मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत की जिंदा बसर कर रहे थे। वह अपने घर की रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। तरह सौतेली माँ बादशाह सलामत के कहने लगी, अब तो करम जली इस घर से चली गई। इस घर में उस महसूस का साया खत्म हो गया। अब आप छोटी लाडली बेटी के लिए अच्छी घर का रिश्ता तलाश कीजिए, जिस घर में मेरी बेटी महारानी से भी ज़्यादा खुशियाँ पाए। बादशाह ने भी अब देर ना ली और अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता तलाश करने लगा। बादशाह अपने नौकर के साथ लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में निकल पड़ा। जाते हुए अपने नौकर से कहने लगा, मेरी इस खुशी बेटी के लिए मोहल्ले के राजकुमार होना चाहिए, जिसका घर महल से ज़्यादा खूबसूरत और लड़के साजाद के खूबसूरत हो। मेरी बेटी खुशी को भी चीज़ भी कोई कमी ना हो। ढूंढते ढूंढते उसकी खूबसूरत राजकुमार मिल गया। अपने माँ बाप के एकलौता वारिस था। अपने इलाके में उस बहुत ही नाम था। बादशाह उसके घर में अपनी बेटी का उस राजकुमार से रिश्ता तय कर दी। बादशाह ने आकर अपनी बीवी को सारी बात बताया। सुनकर बहुत ही खुश हुई। मेरी बेटी अब राजकुमार की बीवी होकर महारानी की तरह राज करेगी। फिर बादशाह ने देर करते हुए अपनी बेटी का निकाह उस राजकुमार से कर दिया। उसने दहेज में अपनी बेटी को बहुत सारे जेवर, गाड़ियाँ, ऊँट और कीमत के खजाने, बहुत बड़े घर बताए, बहुते सारे हाथी छोड़ दी थी। बहुत ही कुछ दिन अपने बेटी की बहुत ही धूमधाम से रुखसत की। दूसरी तरफ थी बेटी को बादशाह करमजली कहता था, और जैसे तैसे करते अपनी ज़िंदगी के दिन गुजर रही थी। उसकी बेटी जो भी उसके अपने ससुराल को जाकर राज करने लगी, वह अपने माँ बाप के घर में भी महारानी की तरह
तरह ज़िंदगी बसर कर रही थी और ससुराल में जाकर उसी तरह सुख मिल रहा था। उसके हर तरह से अपने माँ-बाप का प्यार मिल रहा था, इधर भी उसे बहुत ही प्यार किया जा रहा था। बादशाह की करमजली बेटी एक दिन अपने घर में अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा, आप हर रोज़ घर-घर जाकर माँगती हो, अगर मुझे आपके इस तरह भीख माँगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कोई मेहनत मज़दूरी करके अपने पेट पाल ले। बुढ़िया फ़कीर कहने लगी, मैं बेटी, वैसा तो मेरे माँ-बाप और तेरे खानदान वाले तुझे कर्मजली और घर की जहन्नम कहते हैं, पर तू मेरे घर की रहमत, और जब से तू मेरे घर में आई है बहुत ही खुशियाँ लेकर आई है। फिर गुड़िया अपने फ़कीर सास से कहने लगी, अम्मा ऐसा करें, आपके पास भीख के जितने भी पैसे उन्हें आप मुझे दे दे, उसे मैं कुछ फल लेकर आऊँगा। आजकल आम आम और अनार का मौसम है। इस फल को बहुत ही शौक से खाते हैं। इन फलों को बेचूँ लोग जो इससे मुनाफा होगा उस हम इससे अच्छा खासा गुजारा कर सकेंगे। आपके हाथ में कमाई खाए पे आज रोज़-रोज़ लोगों को घरों में भीख माँगने जाती हैं। 10 लोग अपने ठुकराते हैं, कोई एक तरफ से खाकर आपके 1-2 का सिक्का देता है। तो अगले अगले चलिए पूरी कहानी, मुकम्मल कहानी अगले सेकंड पार्ट में आप लोग जानिएगा। तब तक मिलते हैं अगले सेकंड पार्ट में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों।